हमारे साथ रोहित तिवारी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई सारे मीडिया संस्थानों में काम किया है। इन दिनों इनकी एक किताब आई हुई है, व्हाट विमेन वांट्स। किताब मनीषा के हाथ में है। अंडरस्टैंडिंग द फीमेल वोटर इन मॉडर्न इंडिया। महिला वोटर का एक जो नया ब्लॉक बनने की बात हो रही है, और ये किताब ऐसे समय पे आई है। बिहार के संदर्भ में खासकर ये बात कही जाती है, नीतीश कुमार जब जीते हैं तो ये कहा जाता है बार बार कि नीतीश कुमार ने बहुत स्मार्टली, चाहे वो महिलाओं को साइकिल देने की योजना रही, चाहे शराबबंदी की योजना रही, इस बार चाहे वो करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए कनेक्ट करना, फिर उनको सीधे कैश के जरिए, मतलब इकोनॉमिकल आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने की बात रही। तो बहुत स्मार्टली उन्होंने एक ऐसा वोट बैंक तैयार कर लिया जो आधी आबादी है इस देश की, महिलाओं की आबादी, उसमें उन्होंने एक कर लिया। और फिर उसके जो पॉजिटिव चीज़ है, उसका जो पक्ष है, वो ये कहा जा रहा है कि फिर वो जाति से, धर्म से, परिवार के दबाव से, सबसे उठ के ऊपर केवल अपनी एक आइडेंटिटी, महिला होने की आइडेंटिटी पे वोट कर रही है। व्हाट वुमेन वांट्स। मेरा पहला सवाल यही है कि ये किताब जो इस समय आई है, इसका कोई राजनीतिक इससे लेना देना इस माहौल से है जो इस समय बहस चल रही है? नहीं, देखिए, सोच विचार के? ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी इतनी चर्चा होती है 2014 से, तो ये एक नेशनल, राष्ट्र लेवल पे इसकी चर्चा होती है कि जी। वुमेन वोटर है। लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से इस मुद्दे को समझते नहीं हैं। हम एकदम सरफेस लेवल देखते हैं कि उनको चाहिए कुछ फ्री दे दो, उनको चाहिए कुछ कैश दे दो। कोई समझता नहीं है कि क्यों जो वुमेन वोटर है, जो महिला मतदाता है, वो क्यों अपने आप से जाके वोट दे रही है, और उनकी उसकी क्या किस तरह की एक्सपेक्टेशन है सरकार से, पॉलिसी मेकर से। तो इसलिए मुझे लगा कि एक ज़रूरी है कि इस पे थोड़ी डिटेल्ड रिसर्च की जाए, एक किताब लिखी जाए जिसमें फील्ड वर्क भी हो, डेटा भी हो, और कुछ एक्सपर्ट्स के भी जो व्यूज़ हो वो हो। ये आज के टाइम पे टॉपिकल है। जैसे आपने कहा, बिहार में ही इतनी बड़ी चर्चा हो गई है महिला मतदाता पे। तो ये इस मुझे लगता है ये बुक कहीं ना कहीं ज़रूरी थी, आवश्यक था कि कोई लिखे इस बारे में, और थोड़ा सा सरफेस को स्क्रैच करके लिखे, थोड़े आप लेयर्स पील करके लिखे कि क्या चाहती है, ऐसा क्यों हुआ है, राइज क्यों हुआ है, एवोल्यूशन क्यों हुआ है, वो आखिर चाहती क्या है, वो कैसे वोट देती है, वो किस तरह के नेता को पसंद करती है, क्या उनकी आइडेंटिटी महिला की आइडेंटिटी है, क्या उनकी जाति की आइडेंटिटी, क्या उनकी धर्म की आइडेंटिटी है। तो ये सारे लेयर्स पील कर किए हैं। टाइमिंग इसकी, देखिए, मैं बोलूँगी फॉर्चुनेट रही है क्योंकि ये प्रोसेस किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। आप इसमें बुक लिखते हैं, उसमें इतना टाइम जाते हैं, आपके एडिटर बोलते हैं आपने बकवास लिखा है, आप दोबारा पूरा लिखिए, फिर पूरा पब्लिशिंग का प्रोसेस होता है। टाइमिंग इसकी, मैं कहूँगी, लक सेरेंडिपिटी है, लकी है। मेरा एक्चुअली 2 सवाल हैं। पहला ये कि रूही, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है महिला वोटर की बात मेरे जहन में सबसे ज़्यादा मीडिया में तब होने लगी 2019 के बाद, क्योंकि एक फिनोमिनल विक्ट्री होती है बीजेपी की, और उस टाइम हम पहली बार ये स्ट्रेस आता है कि भाई स्कीम्स, कि ये स्कीम्स नरेंद्र मोदी की कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम स्कीम्स को डायसेक्ट करने लगे तो सीधा कनेक्शन आता है महिलाओं का, जो घर का सारा संभालती हैं, घर का खर्चा, घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, खाना कैसे बन रहा है, तो स्कीम्स से डायरेक्टली महिलाएं इम्पैक्ट होती हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या मोदी के आने से महिला वोटर के बारे में ज़्यादा बातें होने लगी हैं? क्योंकि हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी भी रही हैं, एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं, तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कंपैरिजन, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि जब कोई महिला लीडर होती है, जैसे ममता बनर्जी की रैलीज़ में जब मैं वेस्ट बंगाल जाती हूँ, और जो भी आप कहिए, लेकिन विमेन दिखती हैं वहाँ पे ज़्यादा, कहीं भी और जगह से ज़्यादा। रैलीज़ में आपको विमेन की स्पेस बिल्कुल फ्रंट सेंटर नज़र आती है, विमेन एम्पावर्ड लगती हैं, बातें करती हैं, क्योंकि एक विमेन चीफ मिनिस्टर है। तो उसी तरह हिस्टोरिकली विमेन वोटर्स की इंपॉर्टेंस इंडिया में, अगर आप इंदिरा गांधी के टाइम से कंपेयर करें टू नाउ, एंड वुड इट बी टू सिंपलिस्टिक टू से कि मोदी की वजह से ही हम विमेन वोटर अब फ्रंट एंड सेंटर आ गई हैं, पहले नहीं थी राजनीति में? देखिए, आई थिंक मनीषा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो स्टेट लेवल पे कई ऐसे नेता मोदी से बहुत पहले से रह चुके हैं, चाहे आप एनटीआर, एमजीआर, जयललिता, साउथ के नेता देखें। लेकिन टू सिंप्लीफाई इट, हम नेशनल लेवल अगर हम उत्तर प्रदेश में, हाँ, हम नेशनल लेवल की अगर बात करें, इंदिरा गांधी का वक्त ना थोड़ा अलग था, समय अलग था। उस टाइम विमेन को डायरेक्टली एज विमेन नहीं टारगेट किया जाता था, बिकॉज इतनी अदर प्रायोरिटीज थी। अब देखिए, गरीबी इतनी थी, गरीबी हटाओ, इतना बड़ा एक उनका स्लोगन था।
इतनी ज़्यादा वो एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा था क्योंकि इतनी बेरोज़गारी थी। तो उनका जो ध्यान था वो ग्रुप ऐसे ग्रुप्स पे था कि गरीबों पे था या अनएम्प्लॉयड यूथ पे था, विमेन पे नहीं था। और टाइम्स भी शायद तब ज्यादा कंजर्वेटिव थे, विमेन की आवाजें ज्यादा नहीं सुनाई और देती होंगी। बहुत और प्रायोरिटीज थी। आप वैसे अगर देखें कि अब पोस्ट इंडिपेंडेंट तो इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी कि आप ऐसी कंस्टिट्यूंसी के बारे में सोचे, ऐसा हुआ भी नहीं था, नेताओं ने ऐसा किया भी नहीं था। कहीं ना कहीं 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद जो चुनाव हुआ उसमें कुछ बदला। अगर आप डेटा भी देखेंगे उसमें जो जेंडर गैप है वो अचानक मान लीजिए 10 परसेंटेज पॉइंट से 2.6 परसेंटेज पॉइंट पे आया। तो दैट वाज एन एबरेशन दैट इलेक्शन। जाहिर है महिलाएं आई, बहुत उन्होंने वोट देना चाहा इंदिरा गांधी की तरफ सहानुभूति के लिए, राजीव गांधी की तरफ सहानुभूति प्रकट करने के लिए, और उन्होंने कांग्रेस को, सबको पता है किस तरह का बहुमत मिला था उस चुनाव में कांग्रेस को। उस चुनाव में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल क्लास है, जो नेता है, राजनीतिक नेता है, उनके दिमाग में ये बात आई कि ये वोटर है और ये अपना सोच के अगर उनको राइट मोटिवेशन मिले तो ये अपना सोच के वोट दे सकती है। आपने स्कीम्स की बात की, नरेंद्र मोदी नेशनल लेवल पे कई स्कीम लाए हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगर प्रधानमंत्री अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में डायरेक्टली विमेन से बात कर रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक कांग्रेस स्कीम जो लाई थी, नरेगा जिसे कहते हैं हम, उसमें था 33% विमेन के लिए आरक्षण, राइट? इतने विमेन को जॉब मिलना होता था, मतलब द लेबर फोर्स हैड टू बी 33% विमेन। आप उस चुनाव को अगर आप देखेंगे, 2006 में ये स्कीम आई थी, 2009 के चुनाव में 4 परसेंटेज पॉइंट का गैप था, जेंडर गैप सिर्फ। इट फेल फ्रॉम अबाउट 8 to 4, it halved because रिजर्वेशन, क्योंकि no, because what happens is अगर आपको रोजगार मिलता है एज अ वुमन, आपके पास खुद की आर्थिक एक इंडिपेंडेंस आती है, स्वतंत्रता आपको मिलती है, आपका घर में इंपॉर्टेंस बढ़ता है, आपका डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंस बढ़ता है। और जब आपकी डिग्निटी, आपका इंपॉर्टेंस घर में बढ़ता है तो आप खुद एम्पावर्ड फील करती है और आप जाके वोट दे सकती है। आपको लगता है कि देखिए मुझे कुछ मिल रहा है, मैं अपना डिसीजन ले रही हूँ, एंड दैट्स व्हाई यू आर एनकरेज्ड टू गो एंड वोट मोर, यू फील मोर एम्बोल्डन टू गो एंड वोट। वो इस स्कीम को ऐसे नहीं देखती कि मुझे कुछ फ्री मिल रहा है तो मैं घर बैठ के आज अपने पैसे लूँगी और मैं उसके बाद ज़िंदगी में इससे ऐश करूँगी। वो सोचती है कि मैं कैसे इससे अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाऊँ, और वो क्योंकि उससे एम्पावर होती है इसीलिए उसका पॉलिटिकल प्रोसेस में भी इम्पोर्टेंस फिर बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी ने जो किया, देखिए वो है तो आप सबको पता है कितने दूरदर्शी नेता है। तो उनको समझ तो आ डबल गया, इंजन ट्रिपल इंजन से और बढ़ा लेते हैं। हाँ मतलब दूरदर्शिता। इतनी इंजन दुनिया में नहीं है जितनी उनके पास है। लेकिन उनको कहने की बात है, उनको समझ में आ गया जब वो 2014 में आए कि ये एक ऐसा वोट बैंक है जो है, लेकिन इसको किसी ने ठीक से टैप नहीं किया है। और उन्होंने स्टेट्स में देखा था ये होते हुए, उन्होंने साउथ में भी देखा है, उन्होंने नीतीश कुमार को देखा है, उन्होंने ममता बनर्जी को देखा था, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को देखा था मध्य प्रदेश में, उन्होंने खुद ने भी गुजरात में किया था टू एन एक्सटेंट। वो समझ गए कि इसको किसी ने टैप नहीं किया है, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। और इसलिए वो नेशनल इम्पोर्टेंस जो इसको मिला है, इस वोट बैंक को, वो ये बात सही है कि 2014 के बाद ही मिला है, क्योंकि जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस, चर्चा हुई है इस बारे में, वो 2014 के बाद ही हुई है। चाहे अब छोटी सी चीज़ है, हर घर में टॉयलेट होना महिला के लिए, ये बात तो कोई कर नहीं रहा था ना। आप अगर एक गांव की आप एक महिला है, आप सोचेंगे अरे देखिए प्रधानमंत्री हमारे बारे में ये कह रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आप इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री के लिए, एंड उससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो थोड़ा नेशनल जो हम राष्ट्र स्तर पे ये आई है बात, ये मोदी के आने के बाद आई है। लेकिन कई ऐसे नेता है, आपने नीतीश कुमार के बारे में बिल्कुल सही बोला, वो तो 2005 से ये बात समझ गए थे। उन्होंने 2005 में ये बात समझ ली थी, और उन्होंने इतने सटीक तरीके से उन्होंने वुमेन वोटर को अपनी तरफ रिझा के वो अपनी तरफ उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया है। उन्होंने इतने विजनरी इन अ वे वो रहे हैं, अब जाके हमें नजर आता है। लेकिन उसमें भी एक कंटिन्यूएशन दिखेगा, आपको हमेशा। दिखेगा कि कर्पूरी ठाकुर ने जो पहला फॉर्मूला दिया था अपने मुख्यमंत्री रहने के दौरान, उसमें भी 3% उन्होंने महिलाओं के लिए दिया था। तो उनके चेले के तौर पर नीतीश कुमार ने अपनी जिम्मेदारी समझा उसको, एक तरह से जो एक्सटेंड किया, उसको बढ़ाया, वो उसको जयललिता के reservation साथ में। भी वही हुआ था। उन्होंने एमजीआर का देखा था, फिर हाँ। वो आगे लेके गई उसको, और Right. तो वो नेता तो वही होते हैं ना जो आगे की सोच पाए। हाँ, वो दूसरा दूरगामी मैं- दृष्टिकोण जो है राजनीति का, वो इन्होंने अपनाया, तो दे आर एनकैशिंग इट नाउ। दूसरा मेरा ये सवाल था कि वोटिंग, अब जब वोटिंग की हम बात करें तो अगर हम आइडियोलॉजिकल वोटर्स को हटा दें,
एक आम इंसान जब वोट करता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें इमोशंस हो सकते हैं, ये कभी स्पर ऑफ द मोमेंट भी होता है, ऐसा नहीं है कि लोग 5 साल से पहले से सोचने लग जाते हैं इलेक्शन से किसको वोट देंगे। कास्ट आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी या कोई न्यूज़ इवेंट, हाँ कि कहीं टेरर अटैक हो गया या कुछ, सब इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन जब विमेन वोटर्स की बात करते हैं, क्या ये सिंपलिस्टिक सा हो गया है कि विमेन वोटर्स अब अपने बारे में, जेंडर के बारे में सोच के वोट करती हैं, या वो भी एक रेगुलर, जैसे किसानों के बारे में जब भी मोबिलाइजेशन होता है, हम देखते हैं कि नॉइज़ बहुत होती है, स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, लेकिन इलेक्शन में कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि किसान कभी एक वोट ब्लॉक नहीं है, उनकी कास्ट है, रीजनल आइडेंटिटी है, बाकी सारी थिंग्स हैं। वैसे विमेन, क्या जेंडर एक आइडेंटिटी है जब वो वोट करती हैं, या उनके भी मिक्स्ड कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरे बाकी कास्ट के लोग इनको सपोर्ट करते हैं, या मैं इस रिलीजन से बिलोंग करती हूँ? जैसे बीजेपी कहती है कि मुस्लिम विमेन हमें बहुत पसंद करती हैं क्योंकि हमने 3 तलाक को, लेकिन वो घर में ये भी देख रही हैं कि मुस्लिम मेन के अराउंड क्या रिटोरिक हो रहा है। तो क्या वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को ही देख के वोट कर रही हैं? इतना हमारे पास एविडेंस है, या अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है वुमेन के लिए भी एक वोटिंग प्रोसेस? देखिए, कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली है, क्योंकि मोनोलिथ तो कोई भी वोटिंग ब्लॉक नहीं होता है, होमोजेनस कोई भी वोटिंग ब्लॉक नहीं होता। आइडेंटिटीज़ बहुत सारी है, धर्म की है, आपके कास्ट की है, आपके डेमोग्राफी की है, एथनिसिटी, रिलीजन, मतलब रीजन, बहुत चीज़ों की है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ मनीषा, क्या वाई आर विमेन अ ब्लॉक मोर देन मेन आर अ ब्लॉक और फार्मर्स आर अ ब्लॉक? क्योंकि जो उन हर आइडेंटिटी में द वुमन इज ऑलवेज द सेकंड, चाहे वो मुस्लिम वुमन हो, चाहे वो हिंदू वुमन हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो असम से हो, चाहे वो केरला से हो, चाहे वो कश्मीर से हो। एज वुमेन दे हैव बीन सो डिसएम्पावर्ड, सोसाइटी हैज़ बीन सच कि वो हमेशा, उनकी जो आइडेंटिटी रही है वो जेंडर वाली हमेशा सेकंड रही है, और इसीलिए वो जेंडर आइडेंटिटी उनको थोड़ा सा बाइंड करती है, क्योंकि हर महिला अपने कम्युनिटी में आदमी से तो सेकंड ही है ना, चाहे कितने भी आप ऊंचे उसमें हो तो भी आप आदमी से सेकंड ही है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइंडिंग फैक्टर है, विच इज़ वाई आप देखिए नीतीश कुमार ने कैसे क्रॉस कटिंग कंस्टिट्यूएंसी बनाई है, उन्होंने विमेन को कास्ट न्यूट्रल लार्जली कैसे किया है बिहार में। सिर्फ उनके ही कास्ट की महिलाएं तो नहीं वोट कर रही ना, उनको तभी तो इतना उनको, क्योंकि वो समझ गए ये बात कि उनको अगर आप महिलाओं के वल्नरेबिलिटीज़ को अगर आप टारगेट करके उनको जोड़ेंगे तो वो आपस में एक ब्लॉक बन पाएंगी, गुट बन पाएंगी। लेकिन ये मैं कहूँगी कि ये एब्सोल्यूट चीज़ नहीं होती है। क्यों एक मुस्लिम महिला बीजेपी को वोट नहीं देगी, और वो नहीं देती, चाहे बीजेपी कुछ भी कहना चाहे। इनफैक्ट मेरी किताब में राम माधव जी ने खुद ने बोला है कि ये हम नहीं क्रैक कर पाए मुस्लिम महिला को। इट्स अ कैंडिड एडमिशन, बट ही हैज सेड इट। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर वल्नरेबिलिटी टुडे, द बिगर वल्नरेबिलिटी इज बीइंग अ मुस्लिम, इट्स नॉट बीइंग अ वुमन। जिस तरह का माहौल आज देश में है, जिस तरह का पोलराइजेशन है, कम्युनल डॉग विस्लिंग है, उनको पता है कि जेंडर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी पूरी कम्युनिटी अंडर अटैक है। तो और फिर वो देखती है हमारे घर में मेरा बेटा या मेरा family पति members. या झेल मेरा रहा है। भाई। बिल्कुल, तो आप कैसे सिर्फ महिला के तौर पे वोट करें, जबकि, और स्पेशली बिकॉज जो पार्टी की हम बात कर रहे हैं वो उनका पूरा पॉलिटिक्स ही राइट विंग मेजॉरिटेरियन हिंदुत्व पॉलिटिक्स है ना। तो इसीलिए मुस्लिम महिला अपने आप को मुस्लिम पहले देखेगी, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। सिमिलरली बहुत सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक दलित महिला भी पहले, उनका थोड़ा वो रहता है कि मैं दलित हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपकी इतनी बड़ी डिसएडवांटेज है दलित होना ही, सिर्फ महिला होना नहीं आपका डिसएडवांटेज है। तो वो सब भी बहुत मैटर करता है कि आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कौन सा है, आप किस आइडेंटिटी की वजह से ज़्यादा पीड़ित हैं आज के टाइम पे। तो इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एज फार्मर्स के साथ आप क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि आपने फार्मर्स की बात उठाई, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, महिलाओं का एक जो बाइंडिंग फैक्टर है वो है कि हम महिलाएं हैं, और महिलाओं को हमेशा ही आपने नीचे ही रखा है, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, और वो एक बाइंडिंग फैक्टर बन जाता है। सबकी वल्नरेबिलिटीज कॉमन है एज वुमेन। एक कहावत है ना कि एक आइडिया का टाइम होता है, जब वो आ जाता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो अगर हम इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस ओके उसके प्रोग्रेशन को, नेचुरल प्रोग्रेशन को देखें, तो सब कुछ मिला के ये जो टाइम है, ये यहाँ पर हमें बताता है कि ये महिला एम्पावरमेंट या महिला पॉलिटिक्स का कंसोलिडेशन होना ही था। 90s के पहले का दौर अगर देखें तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले कुछ राइट्स, और उस सब के दलित एम्पावरमेंट एक लेवल तक हुआ। 90s पूरा सोशल जस्टिस के नाम रहा, जिसमें लालू यादव, मुलायम यादव, पासवान से लेके मायावती से लेके इन तमाम
जो हाशिए वाली कास्ट थी, उनका टाइम था। और उसके तो उस पिछले 20 से 30 सालों में वहाँ पर एक बड़ा मिडिल क्लास बना और वो सब हुआ। इन 2-3 चरणों के बाद अब हम उस जगह पर थे जहाँ पर हर तबके की महिलाएं उस स्थिति में थी कि वो सोच सकती थी वहाँ पर कि वो और तमाम बहुत सारी छोटी-छोटी वल्नरेबिलिटी से ऊपर उठ के अपने फ़ायदे के लिए सोच के उसके हिसाब से वोट कर सकती थी। तो ये एकदम नेचुरल टाइम था इस पूरी पॉलिटिक्स को कि एक ब्लॉक के तौर पर कंसोलिडेट होने का, इससे पूर्व के किसी टाइम के मुकाबले। तो ये बुक है रूही तिवारी की, ज़रूर पढ़िएगा। पॉलिटिक्स के बारे में सिर्फ टीवी में डिबेट्स ना सुने, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ना पढ़ें, बुक्स भी पढ़ें सो दैट आपका इंटरेस्ट हो उसमें और आपको एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट मिले। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।